fellow friends, is pro-American and they were formerly, you can say, a little bit pinkish. But they have now taken up the neoliberal agenda. They are busy privatizing the public economy in India. They are busily leading to takeover of by the Americans of the Indian economy, of Indian education to be taken over by the some Americans. Changes, you're looking forward for some changes, you're looking some changes coming up in the I Indian think that, fabric altogether. When such an assault takes place, which leads to unemployment, which leads to loss of social benefits for the majority of the population, people will rebel. Let them feel it, and there will be a rebellion. And I'm a little bit encouraged that within the ruling party, जैसे आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तो ये न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, मगर पार्टी के अंदर जो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द लोग हैं, वो तो आगे सोच रहे हैं. मनमोहन सिंह कैन नेवर विन एन इलेक्शन. अगर मतलब इलेक्शन जीतना है तो वो तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सोनिया गांधी को काम करना पड़ेगा. और सोनिया गांधी की समझ है कि अगर सोशल रिफॉर्म का एजेंडा लगातार लागू नहीं करते तो they cannot win the elections. They cannot win the elections. They cannot win the, and therefore there is pressure from Sonia Gandhi and the group around her against the economists to try to moderate neoliberalism. I am not saying they are red socialists or anything, but to think about the agricultural poor and make social programs for the agricultural poor, that will help to save the Congress party from electoral defeat. कश्मीर जी दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा मसला है. इंडिया का भी क्लेम है, पाकिस्तान का भी क्लेम है. उस पर यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लेबिसाइट का भी वो था, वो अभी तक वहाँ पे हुआ नहीं है कश्मीर में. अब कश्मीर में जो ये लेटेस्ट एक मूवमेंट चल रही है आज़ादी की कह लीजिए उसकी, उसमें खुद इंडियन प्रेस भी अब ये कह रहा है कि कश्मीर सीम्स टू बी ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम इंडिया. अभी उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये अपने इंडियन गवर्नमेंट को यानी सेंटर को क्रिटिसाइज़ किया, ये कह के कि वो कश्मीर को अटूटंग वगैरह कहते हैं, जबकि ये गलत है, इसका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और हम लोगों को हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे वगैरह वगैरह. कश्मीर एक कोर इशू के तौर पे आता है. इसके सोल्यूशन पे वहाँ के जो लेफ्टिस्ट हैं या वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के या ट्रेड यूनियंस, वो कुछ सोचते हैं, कुछ उसके सोल्यूशंस की तरफ बात करते हैं. आपने कहा था कि प्लेबिसाइट की बात हुई थी कश्मीर के लिए, मगर उसका एक शर्त भी था कि पाकिस्तानी ट्रूप्स विल विड्रॉ फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ कश्मीर विच दे ऑक्यूपाइड. तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं. ये ना केवल इंडिया के कसूर रहा है मगर पाकिस्तान का भी कसूर ये रहा है. हमारे समझ में कश्मीर बिलोंग्स टू दी कश्मीरीज, और मेरा समझ ये भी है कि दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स इंडिया में और पाकिस्तान कुछ आज़ादी कश्मीर को नहीं देना. मगर वो प्लेबिसाइट का क्या है, वो तो कश्मीरीज के पास ये राइट है ना कि वो इंडिया के साथ जाना चाहें या पाकिस्तान के साथ जाना चाहें. बिल्कुल. तो उसको क्या भूल जाए. तो थर्ड अल्टरनेटिव इज either there are three alternatives. Either they go with Pakistan, या वो इंडिया के साथ जाएं, या वो बिल्कुल आज़ाद रहें और अलग रहे दोनों देशों से. तीन चॉइसेस. इसमें आप अमेरिका का कुछ रोल देख रहे हैं? देखो, अमेरिका का रोल तो हमेशा ही होता है, शुरू से है. मतलब इंडिया पाकिस्तान बनने का एक बहुत बड़ा कारण था कश्मीर. वो चाहते थे, और बहुत क्लियर है जो डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं कि दे वांटेड डिवाइडेड इंडिया. वो डिवाइडेड इंडिया वो इस वजह से चाहते थे कि उनको लगता था कि अगर एक मुस्लिम सेक्टर है वो उनकी मिडल ईस्ट पॉलिसी के साथ जुड़ सकता था. एक कारण, मुख्य कारण ये था. और दूसरा कारण था कि वो चाहते थे कि उनकी प्रेजेंस रहे, क्योंकि चीन करीब था कश्मीर से और रशिया सोवियत संघ करीब था. तो ये पूरा जियो पॉलिटिक्स था, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड अमेरिकन इंपीरियलिज्म. ठीक है, वो जो आज़ादी का एक पूरा था उसके अंदर वो अपनी प्रेजेंस चाह रहे थे. नहीं चाहते थे. अच्छा, नहीं, मैं आ रहा हूँ कश्मीर पे फिर से.
کشمیر پہ آپ نے جیسے کہا کہ تین آپشنز ہیں نا. تین آپشن. پہلا تو پلیبسائٹ کے کشمیریز ڈیسائیڈ کریں کہ یا تو ادھر جائیں جی یا ادھر جائیں. جی تیسرا یہ ہے کہ وہ اکیلے رہیں. جی اکیلے رہنے کی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ چائنا وڈ بی ہیپی with that See, scenario. I think that it is, we should not primarily be thinking of what America or China wants or Indian Pakistani governments want. مجھے لگتا ہے کہ جو مکھیہ بات ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، سب سے مکھیہ بات یہ ہے. آپ دیکھیے کہ how much they have suffered. With 700,000 Indian troops over Absolutely. there. Absolutely. And some of Absolutely. the NGOs and Indian journalists جنہوں نے کہ اپنے آرگنائزیشنز بھی بنائے ہوئے جس میں اسپیشلی unmarked graves کا بہت بڑا آ رہا ہے. more than 3,000 unmarked graves. اب یہ بات چلتی ہے کہ لاکھوں میں لوگ مرے ہیں اور brutal کہا force جاتا ہے. brutal force استعمال ہو رہی ہے. آپ دیکھیے اتنی سینا ہوگی تو ایک کشمیر از کلیئرلی آکوپائڈ کنٹری. تو انڈیا کی سول سوسائٹی وہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال رہی کیونکہ گراس ابیوز آف ہیومن رائٹس کشمیر میں ہو رہا ہے. فارن جرنلسٹ تک کو نہیں جانے دیتے ہیں وہاں پہ کور کرنے کے لیے. کیوں چاہیں گے؟ Who wants to expose themselves? سول سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے این جی اوز ہیں جو وہاں کی استھتی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. جی نمبر 1. نمبر 2 جو جس کو ہم پارلیمنٹری لیفٹ کہتے ہیں سی پی ایم نان ریولیوشنری لیفٹ کہا جاتا ہے ان کو. دے وانٹ دیٹ دی ڈیموکریٹک کنڈیشنز بی امپرووڈ in Kashmir. They want greater autonomy. They don't want such military oppression. And then in the revolutionary left, one section of the revolutionary left is saying Kashmiris should have the right of self-determination. Another section has said not only they should have self-determination, they should now become independent. These are the Maoists, for example. So within the left movement, you can say there is a greater concern for Kashmir